नमस्कार सभी को, जय श्री कृष्णा। आज बहुत ही शुभ दिन है, सौभाग्य का दिन है हमारे लिए, स्कूल योगपीठ परिवार के लिए और इस समाज के लिए। आज 11 नवंबर 2022 राष्ट्रीय वेबिनार 365 दिवसीय में आज की मुख्य वक्ता पुणे महाराष्ट्र से डॉक्टर हेमा शाह जी जुड़ चुकी हैं, हमारे मंच पर आ चुकी हैं। हम उनका पूरे स्कूल योगपीठ परिवार की तरफ से तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज का जो वेबिनार महासत्र है 229वां महासत्र है। इस महासत्र में आज जो है सभी जानेंगे आयुर्वेदिक उपचार साइनस का। इसके अलावा मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि डॉक्टर हेमा शाह जी हमारे इस राष्ट्रीय वेबिनार 365 दिवसीय में कई सेशन ले चुकी हैं और सब में जो है कहीं ना कहीं आयुर्वेदिक उपचार पर चर्चा हुई है। आज इसी कड़ी में फिर से पुनः उपस्थित हुई हैं। आज के इस महासत्र को हम शुभारंभ करने से पूर्व जो है गणेश वंदना करेंगे। सभी कमर गर्दन सीधी करेंगे। गजाननं भूतगणादिसेवितं जपेत जम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादं। हथेलियों का दर्शन करेंगे, चेहरे पर स्पर्श करेंगे। पुनः स्वागत अभिनंदन डॉक्टर हेमा शाह जी का। हेमा शाह जी का संक्षिप्त परिचय भी देंगे। डॉक्टर हेमा शाह जी MD आयुर्वेदा, BA संस्कृत, योगा इंस्ट्रक्टर कैवल्य धाम LPN कनाडा, आयुर्वेदा कंसल्टेंट हैं सेंट गुरुजी हॉस्पिटल पुणे में और योगा टीचर हैं पुणे में। इस तरह से योग और आयुर्वेद का जो एक सम्मेलन है उसके साथ जो है इस तरीके से समाज सेवा कर रही हैं। आज पुनः उपस्थित होकर हमारे इस मंच पर समाज को आयुर्वेदिक उपचार साइनस का बताने के लिए उपस्थित हो चुकी हैं। और अब मैं चाहूँगा कि हमारे बीच उपस्थित हैं बिहार स्टेट कोऑर्डिनेटर अनुपम कुमार जी, जो स्कूल योगपीठ के स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अनुपम जी को कि वो लगातार एक्टिव पर्सन है हमारे इस राष्ट्रीय वेबिनार को जो है संचालित कराने में। उनके माध्यम से ही स्कूल योगपीठ परिवार द्वारा जो आयोजित किया जा रहा है ये वेबिनार, इस वेबिनार में वक्ता मुख्य अतिथि जो भी उपस्थित होते हैं उनमें भरपूर सहयोग रहता है इनका। अब मैं चाहूँगा कि वो आएँ और डॉक्टर हेमा शाह जी को स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें और आज के इस वेबिनार महासत्र को आरंभ करें। धन्यवाद। जी धन्यवाद सर। सभी को हमारा प्रणाम। मेरा नाम अनुपम कुमार, स्कूल योगपीठ बिहार में कोऑर्डिनेटर और आज के सत्र में डॉक्टर हेमा मैडम का बहुत बहुत स्वागत है, जो बॉम्बे से हम लोग के लिए फ्लाइट आ चुकी है। तो चलते हैं मैडम के पास और आज के बारे में जानेंगे। तो मैडम आपका स्वागत है, आप आए और अपना विषय पर चर्चा करें। धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद क्लास सर, धन्यवाद अनुपम सर। आज मैं पुनः आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नए विषय के साथ, जिस के का बहुत ही प्रयोजन बड़ा है, क्योंकि अभी जो हम ठंड के मौसम से जा रहे हैं उसमें बहुत हवा ठंडी और जो फॉग है, जो हवा में जो विषैली हवा, जो हवा में जो विषैले हवा के कोहरा जो मच गया जमा रहता है, उसके कारण शरीर में बहुत विषैली हवा हम अंदर ले रहे हैं, जिसके कारण बहुत सारे सर्दी खांसी जुकाम शिकायत हो रही है। तो इसके कारण
लोगों के अंदर देख रहे हैं कि बाहर उनको बुखार है और खांसी की परेशानी हो रही है, जिसमें साइंस की प्रॉब्लम बहुत बनाती है, बहुत जटिल भी है। तो इसके ऊपर आज हम ध्यान बढ़ाएंगे। आयुर्वेद के साथ साइंस के बारे में हम जानेंगे। उसके पहले ये मंगलाचरण करें। वैद्याय नमोस्तस्मै। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आज हमारा जो अभी मौसम चल रहा है, पूना में मैं स्थित हूँ, पर आप लोग जब देख रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली की हालत, जहाँ AQI सबसे ज्यादा है, जो पूरे वर्ल्ड में आई थिंक सबसे ज्यादा रहेगा, क्योंकि इतनी विषैली हवा की चल रही है, जिसके कारण तो किसी व्यक्ति को सांस लेने में इतनी दिक्कत हो रही है और वो गैस चैम्बर में से रह रहा है, वहां पे ऐसी उनकी हालत हो गई है। तो हवा को शुद्ध करना बहुत जरूरी है और हवा शुद्ध बनी रहे अपने आसपास, इसके लिए भी हमें कुछ न कुछ प्रयोजन उपाय करने पड़ेंगे। और हमारे आजू बाजू तो जो पोल्यूशन के कारण जो धुआं बनता है, जो पटाखों के कारण होता है, या जो हम 2 व्हीलर्स यूज कर रहे हैं, हम जो स्कूटर, बाइक, रिक्शा, मोटर, ये सब जो वाहन इस्तेमाल कर रहे हैं, उनसे निकलने वाला धुआं, जो एयर कंडीशन चलाते हैं तो उनसे निकलने वाला धुआं, इन सभी सुख सुविधाओं के बाद हमको जो मिलता है बाय प्रोडक्ट, उसमें सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से हवा में निकलता है और जमता है। कोहरे के समय में कोहरा उसको पकड़ के रखता है, ठंडी हवा उसे पकड़ के रखती है, जिसके कारण वो हवा के ऊपर ही एक वलयाकार, वर्तुलाकार एक कवरिंग, आवरण के स्वरूप में जमा रहता है। आयुर्वेद में बताया गया है कि शुद्ध हवा, शुद्ध जल, शुद्ध पानी जो हमारा है, वो हम जितना हमारा शुद्ध रहेगा, हवा जितनी शुद्ध रहेगी, उतना हमारा शरीर सबसे अच्छी तरह से काम कर सकेगा। तो हवा की जो दूषित हवा है, उसको साफ करने के लिए हमें आजू बाजू जितनी हो सके हरी पौधे, पेड़ लगाना चाहिए, वनस्पतियां होनी चाहिए। और जहाँ पर भी हम लगा सके, केवल बाहर ही नहीं, इंडोर प्लांट्स भी अभी अवेलेबल हो गए हैं। हम अपने काम की जगह पे, केबिन की एक कॉर्नर में भी, हम जहाँ हमारी ऑफिस है उसके अंदर के ऑफिस के अंदर कमरे में भी, हमारी केबिन में भी, हमारे क्लास में भी, हमारे दवाखाने में, हमारे किचन में, सब जगह छोटा सा पौधा हम रख ही सकते हैं, जिसके कारण हवा शुद्ध होती है। जल की शुद्धि के लिए बहुत सारे उपाय, केमिकल तो मिलते ही हैं, पर देसी उपाय भी बहुत अच्छे हैं। फिटकरी सबसे उत्तम उपाय है जिससे हम जल को शुद्ध कर सकते हैं। आज का जो विषय है साइनसाइटिस। साइनस की बहुत बड़ी समस्या आज उभर के आ गई है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को एसी में, एयर कंडीशन, वातानुकूलित जगहों पे काम करना पड़ता है। जैसे हम देखते हैं मॉल्स है, बहुत सारी आईटी की ऑफिसेस हैं, वहाँ पूरे दिन एसी चालू रहती है, सिनेमा हॉल में रहती है, बहुत सारी शॉप्स अभी एसी, सभी दुकानें एसी वाली रहती है। तो उन सब हेतुओं के कारण हमारे शरीर के अंदर की जो हवा बाहर, दूषित हवा बाहर उच्छ्वास के स्वरूप में निकलती है, वो कहीं ना कहीं अंदर ही जमा रहती है पूरे केबिन में जहां हम काम करते हैं। और एयर कंडीशन जो वातानुकूलित यंत्र रहता है, वो उसी को स्वच्छ करके फिर से वहां डालती है। तो एक दूसरे के विषाणु, कीटाणु, जीवाणु, ये सब हवा में घूमते ही रहते हैं। तो एक व्यक्ति को हुआ इन्फेक्शन, वो एसी के माध्यम से, वातानुकूलित यंत्र के माध्यम से सभी जगह फैलता है और एक के बाद एक सभी को सर्दी, खांसी, जुकाम की परेशानी हो जाती है। किन किन लोगों की शरीर में जो रोग के सामने लड़ने वाली, रोग के प्रतिकार के सामने के लिए जो शक्ति रहती है, उसको बोलते हैं हम रोग प्रतिकार शक्ति। रोग के सामने लड़ने की शक्ति वो बहुत कम रहती है, जिसका वो अगर समय रहते ध्यान न दे तो उनको बहुत बार बार सीजन बदलना, ऋतु जो बदलती है, तब किसी का सामान्य
कारण हो गया ठंडा कुछ खाने में आने से, या कहीं अपने स्कूटर से रिक्शा से जा रहे हैं, जब कवर कान में कुछ रुई नहीं डाली है, या फिर स्कार्फ वगैरह, या सिर ढका नहीं है, या जैकेट नहीं पहना है, इतने छोटे कारण के बाद भी ठंडी हवा लग जाने के कारण ही सर्दी हो जाती है। जब ये सर्दी बहुत दिनों तक चलती रहती है और वो शरीर में एक घर जैसा बना देती है, तो ये जो यहाँ पे हमारी गाल, नाक के बाजू में जो गाल है हमारे, वहां पे, यहाँ पे, अंदर सिर के अंदर, ऐसे जो जगहें हैं उसको बोलते हैं कैविटीज, या फिर उन्हीं को बोलते हैं साइनस। तो वहां उन जगहों पर चिकना कफ जड़ जाता है, जम जाता है, और उसको जब तक हम ना निकाले तब तक वो हमें परेशानी तक देते रहता है। कफ के कारण क्या होगा, तो ये चिकना दूषित कफ ये शरीर में बार बार खिंचाव या सूखने के कारण नीचे की सतह को बार बार प्रेशर देता है, और वहां पे हमें सिर दुखना, आधा शीशी जो बोलते हैं, तो आधा ही सर दुखता है, या फिर एक साइड, ये साइड में दो दुखते हैं, या फिर जब ऐसा करते हैं खाना चबाते समय, या जम्बाई देते समय, या हंसते समय, ये सब दुखता है। तो ये सब उसी के लक्षणों के स्वरूप में आता है। जब साइनस बहुत तेज हो जाता है तब किसी को फोकस नहीं कर सकते, कोई चीज हम ध्यान से काम नहीं कर सकते, जैसे पढ़ना है, लिखना है, या किसी को कुछ पढ़ाना है, बोलना है, ये सभी काम बहुत मुश्किल हो जाते हैं। जितना हो सकता है वो आदमी सिर पकड़ के ही बैठ जाता है, क्योंकि उसको उसी के बाद राहत तभी मिलती है जब वो सिर का दर्द कम हो जाए, पेन कम हो जाए। सिर में इतनी पीड़ा होती है कि किसी का बोलना भी उनको सहन नहीं होता है, और किसी के साथ बोलना भी उनको अच्छा नहीं होता है। और कभी भी कुछ भी ठंडी चीजें हम दे, या फिर उन्होंने गलती से भी खा ली, तो उससे ये सिर की पीड़ा बढ़ती है। तो साइनस के बहुत सारे रुग्ण अनेक लक्षण क्या है, और उन हिसाब से दोषों आयुर्वेद ने बताया है जो, तो वो हम शिरशूल यानी सिर का दुखना, इसी के अंदर हम उसको गिनते हैं। तो 3 प्रकार के दोष शरीर में बताए हैं जो शरीर का धारण करते हैं, वायु, पित्त और कफ। अगर वायु अच्छा है शरीर में, तो अपना जो भी शरीर का जो काम उसको करना है, जैसे मूवमेंट हुआ शरीर का, यहाँ से यहाँ जाना, अपना दिमाग से हमें जब हम कुछ भी देखते हैं, सोचते हैं, तो उसके ऊपर तुरंत उसकी क्रिया दिखाना, बोलना, ये सब उसके कारण का होता है। तो वो अपनी अपनी क्रियाएं बराबर करता है। पित्त के कारण हमारा खाने का जो है पचन, हाजमा होना, वो बराबर होता है। कफ के कारण हमें शक्ति मिलती है। पूरी शरीर के अंदर जो चिकनाहट है, जोड़ों में भी जो 2 हड्डियों के बीच में जो जेल जैसा बनाया है, वो भी कफ के कारण होता है। जिनको जुड़ाव, कफ यानी श्लेषण, यानी जिससे चिकनाहट बनती है और उससे जोड़ने का काम होता है, उसको बोलते हैं कफ का काम। तो वो कफ दोष अच्छा रहेगा तो वो काम बराबर करेगा। पर इन्हीं तीनों में से कोई एक भी, या फिर तीनों एक साथ मिलकर जब बिगड़ते हैं, तो अलग अलग जगह पे जाके अलग अलग लक्षण दिखाते हैं। जब यहाँ खालीपन जो पहले से ही मौजूद है, अगर वो कुछ भी ना रहे, तो मनुष्य स्वस्थ रहता है, व्यक्ति स्वस्थ रहता है। और इसके अंदर कभी भी कुछ जाके अटक जाए, तो फिर उसे हमारा जो भी इसके बाजू के जो इंद्रिय हैं, उनका काम बराबर नहीं होता। जैसे यहाँ पे आके कफ अटक गया, तो ये सब सूजन लगेगी, नाक में भी ब्लॉक बनेगा। जैसे आपने सांस लेने की कोशिश की, श्वास लेने की कोशिश की, तो उस प्रयत्न में हम नाक बंद होने की वजह से पूरी सांस नहीं ले पाते हैं। नाक बंद होने के कारण उनको सुनाई कुछ चीजों की सुगंध नहीं समझ में आ सकती है। और फिर हमेशा ये वाला सब भाग पूरा जड़ खींचा हुआ, खिंचावट महसूस होती है। अगर वही कफ जाके यहाँ अटका, तो यहाँ सिर में पीड़ा होती है। और फिर ज्यादा से ज्यादा हम अगर व्यक्ति जोर करके कुछ करने जावे, तो उनका सिर इतना दुखता है जैसे अंदर से फट रहा हो। और कभी ज्यादा देखने जावे, तो फिर पूरे चक्कर जैसा भी आने लगता है। जबरदस्ती काम करने बैठे तो फिर चक्कर जैसा भी आता है। तो उनको तो सिर को हाथ पकड़ के ही रखना पड़ता है और आराम करना पड़ता है, फिर भी वो परेशानी कम नहीं होती। पित्त का जो अगर दोष का आधिक्य है, प्रभाव ज्यादा है, तो इसके कारण इतनी जलन महसूस होती है, आंख में से जैसे धुआं निकलता है, या फिर
बहुत ज्यादा लाल हो जाती है आंखें, और सिर दर्द इतना है जैसे सिर अभी फट ही जाएगा, इतना जोर जोर से अंदर से पेन होता है, रुझा रहती, पीड़ा रहती है। सभी के साइनस के जो प्रॉब्लम बहुत लोगों को अभी हो रहे हैं वो बहुत सबसे ज्यादा मैंने देखे हैं तो वो सेंसिटिविटी के कारण, यानी कोई भी व्यक्ति को कोई चीज का सहत्व जो हम बोलते हैं आयुर्वेद में व्याधि सात्म्य, किसी चीज की आदत बन जाती है और किसी चीज का नया कोई चीज इंट्रोड्यूस की हमने तो उसकी आदत नहीं बनती, जिसके कारण उनको उसकी सामने रिएक्शन आती है। जैसे बहुत सारे लोगों को देखा गया है, सुबह सुबह अगर डस्टिंग किया घर में, जैसे धूल झटकने का काम किया तो उनकी धूल के रजकण जो है, धूल के कण है, वो नाक में जाने की वजह से उनको तुरंत छींके चालू हो जाती है। तो ये एलर्जी जैसी सर्दी की बीमारी है। तो छोटा सा भी कहीं तड़का दे दिया या कहीं किसी ने फैन या पुराने जिस रूम में बहुत धूल है ऐसी खिड़की भी खोल दी तो फिर उसकी जो महक है, उसकी जो दुर्गंध या बता सकेंगे, सुगंध तो नहीं होती, तो उसके कारण ही वो थोड़ा सा भी अंदर गया, या किसी का परफ्यूम बहुत स्ट्रांग है तो उन्होंने जो अगर परफ्यूम इस्तेमाल किया है तो वो अगर थोड़ा सा भी नाक में गया तो नाक के अंदर की जो सतह है वो बहुत सेंसिटिव हो जाती है, संवेदनशील हो जाती है। उसके कारण उनको बार बार छींके आती है और वो छींके रुकने का नाम नहीं लेती। बहुत सारी प्रॉब्लम जब बढ़ जाती है तब आदमी को, व्यक्ति को क्या होता है कि अभी हम कोई भी दवाई ले लें जिससे ये तुरंत तो कम हो जावे तो हम अपना काम करने जा सकते हैं। इसलिए अधिकतर यही सभी रुग्णों में जो दिखाई देता है कि हमेशा के लिए उनको कुछ न कुछ गोली की आदत लग जाती है, कोई गोली खाने के बाद ही उनकी वो साइनस की प्रॉब्लम कम होती है, या फिर बार बार जो छींके आ जाती है उसको वो सहन नहीं करना है उनको, इसके लिए वो आने के पहले ही वो ले लेते हैं जिससे वो दब जाता है। बहुत सारे रुग्णों में हमने देखा है कि बहुत सालों से, कि कई वर्षों से वो साइनस की तकलीफ ना हो गई, या उनको मालूम है कि मेरी स्किन या मेरी सेंसिटिविटी कुछ चीजों से है, जैसे सुबह रसोई में तड़का लगता है तो उस धुएं से ही तकलीफ होती है, तो रोज तो तड़का लगने वाला ही है, तो वो रोज के रोज रात को दवाई लेके सो जाते हैं, जिसके कारण उनकी सर्दी पूरी तरह से निकलती नहीं और वो दबती जाती है। आयुर्वेद में ये सभी कारणों का बहुत पूरा आयुर्वेद प्राचीन शास्त्र पहले से ही उसका विवरण दिया गया है, जिसका लक्षण भी बताया गया है और उपाय भी बताया है। जितना भी हम सोचे कि ये कोई नई बीमारी है या साइनस नाम नया दे दिया है, पर ये इसका मूलतः आयुर्वेद में जो त्रिदोष सिद्धांत बताया है, वायु पित्त और कफ, जिनकी वजह से ही हमारा शरीर खड़ा है अभी, जिनके कारण ही शरीर बनता है, इन तीनों में से किसी एक, दो या तीन दोषों में बिगाड़ होने की वजह से शरीर में कोई ना कोई बीमारी आती है। तो अगर आयुर्वेद में तीनों दोषों के उपक्रम बताए हैं, उपक्रम यानी उनके बिगड़ने के बाद उनकी क्या ट्रीटमेंट की जाए, जो बहुत मूलतः बेसिक ट्रीटमेंट बताएंगे हम, वो करने से थोड़ा भी, उसमें से 10 चीजें बताए हैं, 2 चीज भी करने से वायु या पित्त या कफ की शांति होती है। ऐसा बहुत अनुभव में आया है, बहुत सरल है वो उपाय और बहुत जल्दी उसका हमें प्रतीति होती है कि वो जल्दी उसमें उसका उपशम यानी फायदा होता है, ऐसा दिखता है। तो किसी एक का भी हमने निदान कर दिया कि इस रुग्ण में ये दोष अधिक है, ये दोष कम है, जिसको बढ़ाने से वात दोष अगर बढ़ा हुआ है तो उसकी शांति करने का ये उपाय है। इस तरह से उनको समझाया कि आपकी जो प्रकृति है उसके कारण आपको ये तकलीफ होती है, अगर आपने वायु दोष या बढ़ाया हुआ है उसको कम करने की ये जो प्रयत्न हम बताएंगे आपको करेंगे, तो पूरे साल तक अगर बहुत ही ज्यादा वातावरण में बदलाव आ गया है, बहुत सारी गर्मी नहीं होती, ऋतु जाते समय बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है, जैसे जून जुलाई उत्तर भारत में बहुत गर्मी हो जाती है। तो वैसे जिस महीने में जो होना चाहिए या जिस ऋतु में जो दोषों का प्रबलत्व होना चाहिए वो न होने के कारण भी सेंसिटिविटी हमारी खराब हो जाती है। तो इन सभी के उपाय अगर हमने पहले ही कर दिए हैं तो फिर हमें इन सब चीजों से परेशानी भुगतनी नहीं पड़ती। तो साइनस ये ऐसी बीमारी है कि वो बहुत सारे लोगों को है, मालूम है, फिर भी वो अपने
साथ लेके घूमते हैं और उसको अच्छा करने के बजाय उसको दबाने का काम करते हैं, क्योंकि कुछ भी जो बताएंगे हम अच्छा करने के लिए, जो उपाय कि ये आपको ये नहीं करना, ये नहीं खाना, ये सब हम बहुत रुग्णों में बताते हैं, फिर भी वो बोलते हैं हमें नहीं कर सकते हैं या फिर उनको नहीं करना है, क्योंकि लाइफस्टाइल ही सबसे बड़ा प्रश्न अभी बन गया है कि सभी का खान पान, रहन सहन, काम करने का तरीका और जो मिलता है हमें खान पीन, उसमें बहुत सारा रसायन मिलने लगा है, बहुत सारा केमिकल वाला खाना मिलता है, प्रिजर्वेटिव वाला खाना मिलता है और हवा का दूषित होना, इस सभी कारणों की वजह से साइनस का प्रॉब्लम चालू होता है। अभी साइनस में सबसे ज्यादा जहाँ पेन होता है उसमें नेजल ब्लॉक बोलते हैं, ये नाक पूरी बंद हो जाती है, उसके कारण जहाँ सांस लेना चाहता है व्यक्ति वहां पे इतना खिंचाव होता है कि कोई एक बाजू या पूरी दोनों बाजू या पूरा चेहरा पूरा सूज जाता है और इतना अंदर से किसी ने हमें मारा है, अंदर से थोड़ा थोड़ा सुई चुभोने जैसी पीड़ा होती रहती है या पूरा ही जाम हो जाता है, जिससे जरा भी सांस नहीं ले पाता व्यक्ति, तो मुंह से सांस लेना चालू हो जाता है। और दूसरा जहाँ जहाँ दुखना पीड़ा सहन करनी पड़ती है उनकी वो एरियाज है, वो जगह है ये जहाँ आगे और ये दोनों कान की कनपट्टी जो बोलते हैं हम उसके ऊपर, और फिर पीछे या फिर पूरा सिर ऊपर का सिर वो पूरा भारी हो जाता है, और उसके उपरांत ये दोनों हमारे गाल और कान की नस तक हमारी बहुत दुखने लगती है। तो सुबह सुबह जब अगर शुरू होता है सिर दर्द तो पूरे दिन वो चलता है, जैसे सूरज ऊपर से नीचे जाता है ढलता है, पूरे दिन उनका सिर में दर्द चालू रहता है। अगर आगे झुकने जाए तो भी वो उनको बहुत ज्यादा पीड़ा होती है और किसी की ज्यादा आवाज से उनको सहन नहीं होती है तो बहुत पीड़ा होती है, या फिर किसी ने जोर से ठंडा पानी समझो पी लिया, और ऐसा खड़े पानी तो पीना ही नहीं चाहिए पर बहुत लोग पीते ही हैं, और ऐसे बॉटल लगाया तो पूरी बॉटल फिनिश करते हैं, पूरी करने के बाद ही छोड़ते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं। एकदम से फ्रिज में से निकाला हुआ चिल्ड वाटर पीते हैं, तो ये कोई भी पद्धति से उन्होंने जो ठंडी चीज का सेवन किया या आइसक्रीम खा ली गलत समय पर, गलत चीज खाई, रात को बहुत सारे लोगों को आदत है खाने के बाद डिजर्ट में आइसक्रीम खाते हैं या ठंडा जूस या कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो ऐसा कुछ भी ठंडा खाने से वो कफ को बढ़ाता है, कफ को बढ़ा के जमा करके यहाँ पे जो कैविटीज है, जहाँ खाली जगह है, जैसे शर्ट में हमारे पॉकेट रहता है वैसे ही ये पॉकेट बनी है, तो पॉकेट में जाके वो कफ जम जाता है। बहुत सारा कफ जमने के बाद यहाँ पे पूरा सूजन आ जाती है और थोड़े टाइम के बाद वो सूख भी जाता है। कभी कभी सूजन आने के कारण उनको वहां पे समझता है कि यहाँ कुछ जम गया है, पर बहुत रुग्णों में वो नहीं भी समझ में आता, और जब जम जाता है वो बार वो विक्स वगैरह हम बोलते हैं सूंघने की, कोई भी चीज लेके सूंघते रहते हैं और उसके वजह से और वो ड्राई बनता है, सूखा। नासिका की जो अंदर की त्वचा रहती है, उनकी जो सतह रहती है नाक के अंदर की, वो पूरी ड्राई हो जाती है, सूख जाती है, जिसके कारण जब भी बहुत ठंडी हवा है तब भी उनको बहुत यहाँ से हम जब सांस लेते हैं, अंदर श्वास लेते हैं, तो हवा जब जाती है तो वहां बहुत पीड़ा लेके अंदर ऊपर तक जाती है, और फिर अंदर की सतह सूखने के कारण वो कभी फट भी जाती है और वहां से खून भी निकलता है। तो बहुत सारे लोगों को ये ड्राई नोज की प्रॉब्लम भी होती है। तो इन सभी का जो कारण है, ये जब तक कम कब होगा, ये इसकी सब परेशानी कब होती है, जब ये कैविटीज में से ये जो हमारे पॉकेट्स बने हुए हैं उनके अंदर से जमा हुआ कफ निकल जावे शरीर के बाहर और ये हल्का हो जावे, तभी फायदा होता है या तभी परेशानी कम होती है। तो अब अगर देखेंगे हम कि ये बढ़ने का कारण तो बहुत सारे हैं, तो आदमी को क्या चिकित्सा या ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, तो मेरे हिसाब से 2 ट्रीटमेंट है। एक तो पहली ट्रीटमेंट की जो छींके आती, जो दुखना है, दर्द है, पीड़ा है, जलन है, सिर का भारीपन है या नाक के अंदर का सूखापन है, उनको टेम्पररी भी तुरंत ही कम करने के उपाय तो करने ही चाहिए। और दूसरी ट्रीटमेंट है ये बार ना होवे, इसके कारण इसके लिए हमें अपुनर्भव चिकित्सा जो हम बोलते हैं, शरीर के अंदर
ऐसी ट्रीटमेंट ले ले जिससे शरीर की रोग के सामने लड़ने की शक्ति बढ़ जाए, रोग प्रतिकार शक्ति, इम्यूनिटी हमारी बढ़ जाए, तो उसके बाद हर सीजन में जब एक ऋतु में से दूसरी ऋतु आती है, ऋतु बदल जिसको बोलते हैं, ऋतु संधि बोलते हैं, उस समय हमारे शरीर को वो नई आने वाली ऋतु का जो भी वातावरण में बदलाव होता है उससे सहन करने की शक्ति हमारी बढ़ जाएगी और फिर आपको उन नए ऋतु के बदलाव से आने वाली जो भी शरीर में बदल है उनसे तकलीफ नहीं होती और सहन करना आसान हो जाता है। तो पहले मैं बताऊंगी कि हमने क्या करना है जिससे हमें ये साइनस की प्रॉब्लम ना हो। अभी हम सिंपल एक उदाहरण लेंगे कि कोई एक व्यक्ति आईटी ऑफिस में दिन की शिफ्ट में काम करता है। दिन की शिफ्ट में काम करता है तो सुबह उठ के वो नाश्ता वाश्ता करके वो काम पे जाएगा और वहां जाके 8 घंटे हम कंप्यूटर के सामने उनको बैठना पड़ता है। हम देखते हैं कि उनको कोई भी प्रोजेक्ट पे काम करना है, कंप्यूटर के सामने कंटिन्यूअस देखना है, फोकस बनाए रखना है, तो इसके लिए उनकी आंखों का भी सही होना, चाहे अगर आप मिस आंख में अगर खिंचाव आता है, दिखता नहीं है, तो वो सब जो कारण है, रिफ्रैक्टिव एरर बोलते हैं उसको, अगर दूर का नहीं दिखता है तो आंख के डॉक्टर के पास नंबर चेक करवाना पड़ेगा और उसकी अगर कोई त्रुटि रहेगी तो वो आंखों के चश्मे लगा के और या फिर जो भी उनकी ट्रीटमेंट रहेगी, ग्लोकोमा वगैरह रहता है उसमें भी तकलीफ होती है, तो वो सब जो निदान है वो देख के उसकी ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। तो आंख ये भी एक कारण हो सकता है साइनस की प्रॉब्लम को बढ़ाने के लिए। तो अगर कंटिन्यूअस आपको कंप्यूटर की स्क्रीन को देखना पड़ता है तो आंखें थक भी जाती है, आंखें सूख भी जाती है, तो आंखों में एक आयुर्वेदिक ड्रॉप भी आप डाल सकते हैं जिससे आंखों का जो पानी रहता है अंदर का वो बराबर बना रहे और आंखें सूखे नहीं। कंटिन्यूअस एक ही साथ एक 2 घंटा हम कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने देखेंगे तो मूलतः ब्रेन को जो हमारा सिग्नल मिलता है उसमें बहुत इरिटेशन बढ़ जाता है, क्योंकि दूसरी कोई चीज दिखती ही नहीं, बार बार वही लाइट कंप्यूटर से स्क्रीन से आती है या मोबाइल से आती है। तो हर 1 घंटे में 20 मेरा तो एक बताना था सभी को, पहले भी मैंने ये मंत्र शायद बताया था कि हर 20 मिनट में 20 फुट दूर का कोई भी हरा पेड़ है या पौधा है या कोई चित्र है जिससे देखने से हमें अच्छा खुश हम प्रफुल्लित होते हैं, हमें आनंद महसूस होता है, आनंदित हम हो जाते हैं, ऐसा कोई चित्र देखे आप और 20 कदम चल आए, जिससे आपकी शरीर में एक ऊर्जा नई बन जाती है और आपको कहीं पर भी कोई भी ब्लॉकेज नहीं होगा। कंटिन्यूअस 2-2 घंटे बैठने के बाद भी क्या होता है, हमारे पांव एक के ऊपर एक रहते हैं, नस दबती रहती है, पांव में झुनझुनी आती है, तो इन सब के कारण भी पांव में सूजन आएगी और फिर जब उठने जाएंगे तो जोड़ों में पूरा ऐठन आ जाती है, क्योंकि जोड़ों में मूवमेंट नहीं थी, इससे जॉइंट सब लॉक हो जाते हैं। तो हमें हर 20 मिनट या हर 1 घंटे, 20 मिनट ना जमे तो हर 1 घंटे में एक 20 कदम दूर जाना है, 20 फुट दूर से कोई भी एक चीज ग्रीन वाली, हरी वाली, सब कोई वनस्पति, कोई झाड़, कोई पेड़, कोई नई पेंटिंग, ऐसा कुछ देख के आपने अपने आई साइट को भी, आपकी आंखों को भी संभालना है। और आपकी शरीर की भी मूवमेंट होने से आपका शरीर में जो भी रक्त का संचारण है वो बराबर रहेगा, तो कहीं पे भी ऐठन, पीड़ा या फिर झुनझुनाहट नहीं आती। तो आंख ये एक बड़ा सा एक हेतु है, एक लक्ष्य, एक कारण है। दूसरा कारण, जब बार बार एसी में बैठते हैं और एसी का वेंट रहता है, वो वेंट में हवा वो हमेशा बहुत एक स्रोत के रूप में आती है, एक जगह पे ही बहुत ज्यादा आती है। सेंट्रलाइज एसी में ऐसा नहीं होता है, पर अगर आप उसके नजदीक बैठते हैं तो आपको उससे बचाव के लिए आपको कुछ न कुछ करना पड़ेगा। अगर आपको टोपी पहनना है जरूरी, तो आप कान की सिर की टोपी पहन सकते हैं या जैकेट पहन सकते हैं या कान में रुई डाल सकते हैं, या फिर जिनको हमेशा के लिए वैसे ही काम पड़ने वाला है, ऐसा मालूम है, उन्हें घर पे नाक में रोज रात को गाय के घी का ड्रॉप्स डालना है, दोनों नाक में, जैसे एकदम से नाक नीची करके दोनों छेद में 2-2 बूंद डालना है, इससे नस्य बोलते हैं। और ये पंचकर्म जो आयुर्वेद का, मेरा पहला आगे भी लेक्चर हो गया है कि पंचकर्म ट्रीटमेंट आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा एक विशेषता है
और एक बहुत बड़ी ट्रीटमेंट है जिससे बहुत सारी बीमारियों को हम दूर रख सकते हैं, तो उसमें से एक ट्रीटमेंट है नस से, एक चिकित्सा पद्धति है नस से, जिसके कारण सिर गले से ऊपर के सभी जो भी ऑर्गन, सेंस ऑर्गन है, हमारी इंद्रियां हैं, उनके सभी बीमारियों में सबसे जल्दी राहत और छुटकारा पाना है तो हमें नस से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। दूसरा जो है, अगर नस से नहीं कर सकते तो आप क्या कर सकते हैं, रोज रात को सोते समय थोड़ा सा अणु तेल, जो नाम का तेल मिलता है जो हम नस के लिए नाक में ड्रॉप डालने के लिए, एक गाय का घी तो घर में उपलब्ध रहता ही है, तो वो आप अपनी आखिरी वाली उंगली में लगा के और फिर अंदर नाक के अंदर ऐसे लगा लीजिए, जिससे क्या होगा, रात भर में जब हम सोते हैं तो ठंड बढ़ जाती है ठंड के दिनों में, या फिर हवा के पंखे के नीचे सोते हैं तो वो हवा के कारण सूख जाती नाक के अंदर की सतह, तो वो सूखने न देवे, इसके लिए आपको वो तेल का कोटिंग करना है, जिससे अंदर जाने वाली हवा एकदम आसानी से जावे और वहां पे सूखापन ना आने से वहां पे दुखना या नेजल ब्लॉक नहीं होता, नाक में जो ब्लॉकेज बनता है वो नहीं होगा। उसके बाद आपने सोते समय, अगर बहुत सारे लोगों को आदत होती है पानी पी के सोने की, हमारे आयुर्वेद ने बताया है जब सोते हैं हम तब कफ का काल रहता है, उसी काल में हमें नींद भी आती है, तो उस समय अगर आपने कफ प्रकृति आपकी है, जिनको बहुत साइनस सर्दी, पुरानी सर्दी की या जुकाम की परेशानी रहती है, शिकायत रहती है, उन लोगों को गर्म पानी के अलावा कुछ भी नहीं पीना है। अगर गर्म दूध भी पीना है तो रात को नहीं बोल सकते हैं पीना, जिससे कफ ही बढ़ता है, दूध पीने से कफ बढ़ता है, भले आपने गर्म पिया। तो आपको हो सके तो गर्म पानी या गर्म दूध, सादा पानी या गर्म दूध या कुछ भी सादा दूध या मिल्क शेक या कुछ भी लिक्विड है जो द्रव पदार्थ है, वो रात को सोते समय नहीं लेना है। तो आप क्या ले सकते हैं, अगर आपको ऐसा है कि नहीं मुझे तो पानी पिए बिना नींद नहीं आती या बहुत प्यास लगती है, तो आप घूंट पानी ले सकते हैं, वो भी थोड़ा गुनगुना और सोने के आधे घंटे पहले, जिससे थोड़ा सा आपको वो परेशानी कम हो जाए। आयुर्वेद में बताया है कि कोष्ण जल जो है, गर्म पानी है, वो आपको सहन हो ऐसा, और सौंठ डाल के थोड़ा सा पीने से कफ प्रकृति के रुग्णों में या वात प्रकृति के रुग्णों में कफ बनने की जो गुंजाइश है, बार बार जो रिपीटेडली कफ बनने की परेशानी होती है वो नहीं। आपने हल्दी, नमक, घी, पानी और थोड़ा सा उसमें एक ड्रॉप नींबू का रस या आंवले का रस डाल के गुनगुना करके अगर आपने पिया तो पूरे शरीर में से खून का संचारण, रक्त का संचारण अच्छा होता है, और इन्फेक्शन जो बोलते हैं, जो जकड़ाहट है, ब्लॉकेज है, सब निकालने में हल्दी सबसे उत्तम दवाई भी है, घरेलू इस्तेमाल होने वाली आपका मसाला भी है। तो आप सबसे उत्तम दवाई घर में पड़ी है वो हल्दी है। तो हल्दी का उपयोग आप ऐसे करें। फिर एक बार बता देती हूँ, 1 गिलास पानी गर्म करने के लिए चाय की तरह रखिए, उसमें 1 चम्मच तो गाय का घी डालिए, थोड़ा सा नमक, चुटकी भर, सेंधा नमक और उत्तम है, और फिर उसमें थोड़ा सा आपको हल्दी पाउडर डालना है, घी, नमक डालना, गाय का घी, दो बूंद नींबू का गैस बंद करने के बाद आप नीचे उतारने के बाद डालें, फिर आंवले का जूस डालें, तो आपको इस पानी को खोलते हुए उबालना नहीं है, केवल पानी थोड़ा सा गर्म हो जावे तो आप प्लेट में डाल के ऐसा पिएंगे तो यहाँ से लेके नीचे थायराइड की गांठ को भी बहुत अच्छी सिकाई होती है, जिसके कारण उसका भी काम अच्छा होता है। जितना आप गुनगुना पी सकेंगे, यहाँ जो हमारे टॉन्सिल की गांठें रहती है, यहाँ दूसरी लिम्फ नोड्स रहती है, सबके ऊपर जो कोटिंग होता है हल्दी का, उसकी वजह से आपको रात भर में कोई भी इन्फेक्शन होने की गुंजाइश सबसे कम है। क्यों हमको रात में इन्फेक्शन होगा? क्योंकि हम जब सोते हैं तो बहुत बार हमारा मुंह खुला ही रहता है, खुले मुंह के अंदर कुछ चीजें अंदर ऐसे ही चली जाती है। रात का समय जो है कफ का काल बोलते हैं, ठंडक ज्यादा बढ़ जाती है, फैन की हवा या एसी की हवा डायरेक्ट वहां पे सूखापन लाती है, तो आपको दूसरा दिन बहुत मुश्किल से सुबह उठते हैं तब आवाज बैठ जाती है, मुश्किल से बोलना होता है, या फिर गले में कुछ अटका है ऐसा लगता है। तो अगर इसकी तकलीफें आपको पहले से पता है ये होने वाला है, तो आप उसके पहले उसका इलाज कर लेंगे तो बहुत फायदा आपको खुद को लगेगा। इसलिए ये घर का नुस्खा है, मैं आपको बता रही हूँ, सभी को करना चाहिए। ठंड के दिनों में एक बार ये पीने से आपका शरीर का
रक्त का संचार, शरीर में रक्त का संचारण अच्छा होगा, इम्यूनिटी बढ़ेगी, कोई भी जगह पाइप्स में ब्लॉकेज है वो नहीं रहेगा। आपकी विटामिन सी जैसे बोलते हैं, हम बोलते हैं विटामिन सी सबसे ज्यादा किस में मिलता है? आंवले में से। तो उससे हमारा एंटी एजिंग काम होता है। आपको बुढ़ापा लेट आता है, यानी झुर्रियां नहीं आती है, सफेद बाल सफेद होना, या फिर आपकी शरीर में हड्डियों की जो हड्डियां नरम हो जाती है, तो उनको सभी में अब हमें आंवला लेने से बहुत राहत मिलती है। आपको सोने के पहले ये आधा एक घंटे पहले आप वो गुनगुना अगर पानी पीना है तो हल्दी वाला पानी पी सकते हैं, या फिर खाने के डिनर के बाद भी आप ले सकते हैं। और जितना हो सकता है आप तेल का पहले मालिश करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये पहले ही बताया मैंने, ये पॉकेट्स हैं, साइनस है, तो इनको अच्छी तरह से तेल लगाया, नारियल का तेल या आप अपना तिल्ली का तेल ठंड में लगाएंगे बहुत अच्छा है, तो वो अंदर जाएगा त्वचा के अंदर, और फिर वहां से कैविटीज, ये पॉकेट्स में बचा हुआ जो काफी, उसको सहलाएगा। फिर उसके बाद आपने थोड़ा सा हमने कोरोना के टाइम में बहुत भाप ली, तो भाप का मशीन रहेगा, या फिर पतीले में पानी लेके उसकी भाप लेंगे, तो भाप से ये जो जमा हुआ कफ है वो सब पतला होगा। और फिर आप जब नाक में गाय का घी ड्रॉप डालेंगे, या अणु तेल नाम की जो दवाई मिलती है, अणु तेल बहुत सामान्य कॉमन बेसिक दवाई है, सभी स्टोर्स में मिल जाती है, और आप जितना रेगुलर डालेंगे उतना उससे लाभ ही पाएंगे। आंखों का दिखना बढ़ता है, नजर आपकी अच्छी होती है, कान में सुनने का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बाल झड़ना बंद होता है, स्किन पे बहुत अच्छी एक कांति आती है, ग्लो अच्छा आता है, दांतों का चबाने का, कीड़े की दांत सड़ने का, या यहाँ पे जो बहुत लोगों को फेशियल पैरालिसिस होता है, पूरा मुंह टेढ़ा हो जाता है और कान में यहाँ चबाते समय भी दुखता है, तो ये सभी परेशानियों में, थायराइड की प्रॉब्लम में, फिर यहाँ बार बार टॉन्सिल्स की गांठें फूल जाती है, इन सभी में ये हल्दी की चाय बताते हैं हम, इसका नाम हल्दी की चाय बनाया है मैंने, तो वो हल्दी की चाय या काढ़ा आप बता सकते हैं, तो वो आपको जितना पी सकते हैं सबसे ज्यादा फायदा ही करेगा, और आपको उसके परिणाम तुरंत दिखने लगेंगे। उसके बाद आपको जितना हो सकता है ये तेल का मालिश करने के बाद आपने जब भाप ली, उसके बाद आप जितना नीचे झुक के आप डालेंगे ड्रॉप, तो ही वो पूरे यहाँ तक जाएंगे, वहां बचे हुए कफ को अपने साथ चिपका के पूरा गले के अंदर वो लाएगा दवाई। और फिर गले में कुछ आया तो आपको वो थूक डालना है, आपको निगलना नहीं है, और इससे कारण आपका थोड़ा सा यहाँ गले में थोड़ा सा कड़वा या ऐसा स्वाद आ जाएगा, या तीखा थोड़ा सा लगेगा, तो आपको गले गर्म पानी की कुल्ले करके उसको निकाल देना है, जिससे आपका ये पूरा भाग हल्का हो जाएगा, साइनस पूरे खाली हो जाएंगे, तो फिर वहां आने वाला रक्त का संचार अच्छी तरह से और भरपूर मात्रा में होने के बाद आपको उन जगहों पे का जो पीड़ा थी या दुखावा था वो सब कम हो जाता है, और उसके बाद आपको दूसरा नया जो कफ बनने वाला है वो अच्छा नॉर्मल बनेगा, जिससे आपको वहां पे इम्यूनिटी बढ़ने के कारण साइनस की प्रॉब्लम फिर से नहीं होती। बहुत परेशान हो गए जो लोग हैं, उनके शरीर में ऑलरेडी पहले बहुत सारी पेन किलर दवाइयाँ या कफ को कम करने वाली या कफ को दबाने वाली या एलर्जी की दवाइयाँ बहुत दिनों तक लेने की हिस्ट्री दिखती है। बहुत सारे लोग बहुत सारी दवाइयाँ लेके आते हैं, तो एकदम से वो हमारे आयुर्वेद पे विश्वास भी नहीं करते कि हाँ इससे आप तो बता रहे हैं पर हमारा नहीं हुआ, तो हमको तो वो गोली लेनी पड़ेगी। तो बार बार छींके आने की वजह से उनको इतनी परेशानी हो जाती है कि वो सहन करने की क्षमता ही नहीं रखते, थोड़ी छींके आने के बाद वो छोड़ देते हैं अपना प्रयत्न। तो आपको उनको संभाल के, उनको समझा के, उनके साथ उनको ऑप्शन देके हमें समझाना पड़ता है कि आपको ये तकलीफ है, जिसका ये इलाज है, इसको अगर आपने रेगुलर किया तो आपको आगे जाके परेशानी नहीं भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि बार बार कोई भी चीज को दवाइयों से दबाना ये उसका मूलतः इलाज नहीं। मूलतः ट्रीटमेंट चिकित्सा क्या है? जड़ से उसको निकाल देना है, जिसके कारण आपको कोई भी दवाई लिए बिना आप स्वस्थ रह सके, आपको तकलीफ ना हो। और इसके लिए हम बहुत सारे रसायन चिकित्सा का उपदेश देते हैं, एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं
जिसमें च्यवनप्राश ये सबसे बड़ी दवाई है, जो हम अधिकतर छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को ठंड के दिनों में लेने की सलाह देते हैं कि आप जब भी खाएं च्यवनप्राश बिना जैसे अभी बहुत सारी कंपनियां च्यवनप्राश बनाने लगी है। भारत में जितना आंवला बनता है उससे कई गुना ज्यादा च्यवनप्राश बनता है। तो सच में सब जगह कितना आंवला पड़ता है वो तो अभी रिसर्च का विषय है, पर अधिक जो अच्छी ब्रांडेड कंपनी है उनके च्यवनप्राश अच्छे रहते हैं। आप कोई भी च्यवनप्राश ले लीजिए, पर दूध के साथ न लें। आयुर्वेद में बताया है आंवला खट्टा रहता है और खट्टी चीजों दूध के साथ न लेना चाहिए। आयुर्वेद में जो बताया है मैं उसी का पुनरुच्चार करते हुए आपको बताऊंगी कि कोई भी च्यवनप्राश के डब्बे पे दूध के साथ लो ऐसा ही लिखा हुआ सलाह ऐसी है। पेशेंट्स को खाने के साथ रोटी के साथ चाय की तरह खाइए ऐसा मैं बताती हूँ। सुबह नाश्ते में आपने ले लिया 1 चम्मच च्यवनप्राश, आप जो भी खाते हैं नाश्ता उसके साथ, तो बहुत अच्छा रहेगा, जिससे वो पूरा दिन आपको शरीर में जाके और आपको कफ से आपकी रक्षा करेगा और आपको उन तकलीफों में राहत दिलाएगा। उसके बाद आपने वहां नाक में जो दवाई डाली है वैसी ही पेट में दवाई लेने से कुछ पेशेंट को सर्दी के साथ बहुत बुखार भी कभी कभी आ जाता है या जकड़न भी हो जाती है, तो शरीर में जो पीड़ा होती है और बुखार वगैरह जो होता है उसके लिए भी बहुत सर्वसामान्य दवाई मिलती है आयुर्वेद में। और जब कफ बहुत रहता है तो हम त्रिभुवन की करके गोली है, या पित्त ज्यादा रहता है तो अडुल्सा करके बहुत बड़ी सादी हर्बल दवाई मिलती है, उसको हम वासोसिन भी बोलते हैं, वासका सब भी बोलते हैं। बहुत सारी दवाइयां हैं। तो पित्त की अलग है और कफ की अलग है और वायु की अलग है। तो अलग अलग प्रकृति के हिसाब से आपकी तकलीफ में कौन से दोष का अधिक है प्रमाण अधिक है और कौन से दोष का प्रमाण कम है, वो डॉक्टर आयुर्वेदिक डॉक्टर से जानकर उसके बाद ही आपने ट्रीटमेंट लेनी है, अपने हिसाब से नहीं लेनी। पर घर में जो कर सकते हैं, पहली चीज तो मैंने बताया वैसे नाक में ड्रॉप डालना गाय के घी का, दूसरी चीज हल्दी की चाय लेना, तीसरी चीज च्यवनप्राश, और चौथी सबसे बड़ी चीज है जिन जिन कारणों से आपकी ये साइनस की प्रॉब्लम बढ़ती है उन कारणों से को दूर रखना। जैसे एसी में बैठना ही पड़ने वाला है, आपका काम ही ऐसा है, तो आपको पहले से ही कान में रुई डाल के, टोपी या स्कार्फ पहन के, या स्वेटर और जैकेट, हाथ में मोजे वगैरह ऐसा कुछ इस्तेमाल करने की आदत डालनी पड़ेगी। और घर आके गर्म पानी या वहां पे भी पीते समय पानी थोड़ा सा गुनगुना ही पीना है। भी हर पूरे समय गुनगुना पानी पीने से भूख भी नहीं लगेगी आपको। तो फिर आपको क्या करना है, जैसे हम मूंग का सूप देते हैं, जो हरी साबुत मूंग रहती है वो रात को भिगो के सुबह हम पानी में, बहुत सारे पानी में उसको उबाल के पका के ऊपर का पानी निकाल लेते हैं, तो उसको जो मूंग का सूप बोलते हैं वो प्रोटीन युक्त आहार है। आपको जितना चाहे ले सकते हैं, उससे शरीर में बहुत अच्छा रहता है, हल्का रहता है और आपको कोई भी ब्लॉकेज नहीं बनेंगे, शरीर एकदम से हल्का फुल्का रहेगा, तो कफ का जमावट नहीं होगा। तीसरा, आप फल खाते हैं तो खाने के बाद फल नहीं खाने चाहिए। ठंडे फलों को ठंडा करके फ्रूट सैलेड बनाते हैं, दूध डाल के बनाते हैं, दही में डाल के खाते हैं, तो वैसा नहीं करना है। और जितना हो सकता है खाली पेट फल खाएं, खाने के बाद न खाएं। फल के जूस पीने नहीं है, फल खाने की चीज है, इसे हमेशा चूस के या चबा के खाने का रखिए। जब भी खाना है फल ताजा ही रहना चाहिए, फ्रिज में ठंडा करके बासी करके अगर खाएंगे तो उससे भी और कफ बढ़ेगा। कभी भी बाहर जाते समय अगर बहुत बारिश में भीग गए हैं तो घर आके बाल नहीं सुखाए या फिर कपड़े ठंडे पहन लिए, ऐसा न करते हुए गर्म पानी से स्नान करना, गर्म पानी को पीना, गर्म कपड़े पहनना, नाक में गुनगुना गाय का घी डालना और गर्म गर्म सूप पीना, यही सब हमें आने के बाद ठंड में से बचने के लिए उपाय करने हैं। बहुत बार केला बहुत लोग खाते हैं, दही बहुत खाते हैं, सीताफल की सीजन है अभी तो हमारे यहाँ बहुत मिल रहे होंगे, पर बहुत ज्यादा कुछ भी चीज खाने से हमें कफ अगर बढ़ता है तो उन चीजों से हमें परहेज करना पड़ेगा। और जितना हो सकता है कफ को सुखाने के लिए, जैसे चना हो गया, पीला चना, वो कफ को सुखाने में बहुत अच्छा फायदा देता है। हम जो चावल का फुलिया बोलते हैं
लाया, मराठी में लाया बोलते हैं, संस्कृत में लाजा बोलते हैं, उसका षष्टिशालिक बोलते हैं उसको। तो वो 7 दिन में पकने वाला जो चावल है उससे बनाया हुआ फुलिया, हम बताशा बोलते हैं उसको। बताशे के साथ हम दिवाली में पूजा में इस्तेमाल करते हैं, सफेद रंग का पोहा जैसा। तो वो हम जितना खाएंगे उससे हमारी ताकत भी बढ़ेगी और कफ सूखने का काम हो जाने से हमारे कफ को जल्दी हम शरीर में से, जो खराब वाला कफ है चिकना वाला, उसको हम शरीर से दूर कर पाएंगे। इसके बाद अगर फिर भी आपको तकलीफ होती है तो आपने पहले ये भी देखना है कि अगर आपको कभी पहले इसकी बीमारी चालू होने के पहले आपको वर्म्स तो नहीं थे, कीड़े तो नहीं थे पेट में, या फिर आपने कभी देखा होगा तो यहाँ पे बहुत दांतों में सड़न रहती है, उसके बाद भी साइनस की बीमारी चालू हो जाती है, क्योंकि वो सड़न वहाँ मूल बना के रह जाती है और अगर उसका उपाय किया नहीं गया तो पूरी नसों को भी खींचती है। उसके बाद आपको बार बार सर्दी हो जाती है। तो आपकी दांत की ट्रीटमेंट अगर चल रही है या दांत की कोई प्रॉब्लम है जिसका उपाय नहीं किया गया है तो उसको भी आपको पहले देखना चाहिए। अभी इसको देखेंगे कैसे कि हमें साइनस हुआ है, तो कैसे चेक करेंगे? अधिकतर डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर जो लक्षण आप बताएंगे उस हिसाब से जो परीक्षा करते हैं उससे ही पता चल जाता है। पर फिर भी अगर आपको करना है तो आप एक्सरे करवा के या पैरानेजल साइनस का स्कैन भी करवा सकते हैं। वो भी इसके तरीके हैं डायग्नोसिस के लिए। पर मेरी सलाह ये है, कोई भी एक्सरे, कोई भी MRI या कोई भी CT स्कैन, भले ही आपको लगे कि उसमें कुछ नहीं होता, बहुत सारे क्ष किरण एक्सरेज आपके शरीर में जाते हैं जब स्कैन करते हैं या एक्सरे करते हैं। तो आपको जितना हो सकता है नहीं करवाना है। अगर डॉक्टर ने बहुत ही ज्यादा बोला है कि आपको करवाना है तभी आप करवाइए। अगर उसके बिना काम होता है तो आप उसी से आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। आयुर्वेद में बताया है दशमूल करके काढ़ा, 10 प्रकार की मूलियां रहती है जिसको हम इस्तेमाल करने के बाद पूरे शरीर का वायु दोष और कफ दोष भी हम कम कर सकते हैं। तो डॉक्टर की सलाह लेने के बाद हम वो दशमूल काढ़ा या उसकी दशमूल घनवटी मिलती है वो भी आप ले सकते हैं। बहुत एक बड़ा कारण रहता है बदहजमी, अजीर्ण, यानी पेट साफ न होना और बार बार डकारे आना, बार बार हवा का छूटना, या फिर भूख न होने के बाद भी पेट भरा लगना, और पेट भरा हुआ है, भूख नहीं लग रही, फिर भी आप अगर हम खाएं तो पेट एकदम से खिंचा जाता है, जिसके कारण बदहजमी और हर रोज बढ़ती रहती है। तो जब बदहजमी रहेगी, अजीर्ण रहेगा और कभी मोशन नहीं होता है क्लियर, कॉन्स्टिपेशन, तब भी अगर साइनस का प्रॉब्लम बढ़ता है तो आपको पहले मोशन होने के लिए दवाई लेना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं लैक्सेटिव या विरेचन चिकित्सा। डॉक्टर की सलाह से ही लेना है, पर वो करने के बाद सिर की पीड़ा में बहुत आराम मिलता है। और जितना भी हम कर सकते हैं उतना हमें गुनगुना पानी, गुनगुना तेल से मसाज, फिर गुनगुने पानी से आपको भाप लेना और गुनगुना नाक में दवाई का घी डालना या अणु तेल डालना, ये ट्रीटमेंट करने से हमें जल्दी आराम मिल जाता है। कभी कभी हम यहाँ लेप लगाने के लिए भी देते हैं। सबसे सहज शरीर जो लेप बन सकता है घर में रहता है सौंठ का भी पानी में घोल के थोड़ा सा गुनगुना उसको पका के लगाएंगे तो भी पीड़ा तुरंत कम हो जाती है। ध्यान ये रखना है कि एकदम से कम सौंठ लेनी है और पतला लेप लगाना है। बहुत ज्यादा लगाएंगे जलन जल्दी होती है तो फिर आपको परेशानी और बढ़ जाएगी। कफ प्रकृति के व्यक्ति को जलन कम होती है, पर पित्त के प्रकृति के व्यक्तियों में बहुत ज्यादा जलन होती है, तब उनमें वो नहीं करना है। केवल आप हल्दी का लेप लगाने से भी यही फायदा देख सकते हैं। नाक में जैसे बताया वैसे हम दवाई का घी या तेल डालते हैं, वैसे हम दवाई का पाउडर भी डाल के तुरंत ही पीड़ा में राहत मिल जाती है, पर वो भी बहुत स्किलफुल है। धीरे से डॉक्टर की सलाह से करना पड़ता है या डॉक्टर से ही करवाना पड़ता है। कभी कभी हम उनको पुराने जमाने में बोलते थे कि आपको अगर बहुत पीड़ा है शरीर में तो दूध और जलेबी खाइए। तो ये नुस्खा भी बहुत बार काम में आता है। अगर पित्त प्रधान प्रकृति है उनके कारण, उनको पित्त के कारण होने वाला जो है साइनस का प्रॉब्लम, उसमें भी वो फायदा करता है। और जब भी हम अभी ये सब तकलीफें हमें
हो गई है तो अभी हमेशा के लिए हमें कुछ परहेज रखना है यार, तो क्या रखेंगे? हमेशा गुनगुना खाना, गुनगुने पानी से स्नान करिएगा, गुनगुना पानी पीना है, सौंठ डाल के पिया, थोड़ी सी एकदम चिपटी भर सौंठ डालना है, ज्यादा नहीं, तो फिर पूरा दिन अच्छा जाता है। फिर गरम गरम स्निग्ध भोजन लेना है जिसमें थोड़ा सा घी डाला हुआ है, और जितना हो सकता है गर्म कपड़े पहन के अपने आप को, एसी अगर में जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, या फिर बाइक लेके जा रहे हैं, तो इन सभी अवस्थाओं में बाहर से जो आने वाली हवा है, ठंडी हवा, उससे हमारा खुद का रक्षण करने के लिए हमें जैकेट, जुराबे या सॉक्स या कान पे पट्टी पहनना, ये सब करना, या कान में रुई के फोए डालना, ये सब बहुत जरूरी होता है। सबको बहुत जल्द ये इस माध्यम से मैं सबको एक संदेश देना चाहूंगी कि सभी को अर्ली डिनर इज द की, जितना हो सकता है जल्दी खाना खाना चाहिए, जिसके कारण वो खाना हजम होने के बाद जो कफ बनता है वो अच्छा बनेगा और फिर आपको ये तकलीफें नहीं होंगी, और भारीपन शरीर में नहीं आना चाहिए। इतना ही खाना है जितना आपने अपनी में मुट्ठी में समा जाए। अपनी मुट्ठी ये अपना सबसे बड़ा प्रमाण है। हमने वो मुट्ठी को बड़ा के हमारी स्टमक की साइज को इतना बड़ा कर दिया है कि जितना आता है उतना सब हम खा सकते हैं। तो हमें थोड़ा सा अपने आप पोर्शन साइज पे ध्यान देना पड़ेगा, और सूर्यास्त के पहले अगर हमने खाया, और जब भी बहुत तकलीफ होती है तब थोड़ा सा आराम करना, सो जाना, दवाई का तेल या फिर लेप मैंने बताया वैसे लगा के तुरंत पेन किलर जैसा काम हो जाता है। पर अगर आपने थोड़ा सा सूंघने वाली कोई चीज या ऐसा विक्स वगैरह लगा दिया तो वो कफ पूरा सूख जाता है। टेम्पररी गर्माहट की वजह से थोड़ा सा अच्छा लगता है, पर फिर भी पेन पीड़ा दूर नहीं होती। इसके लिए अगली बार किसी को भी ऐसी तकलीफ हो तो पहले गुनगुना तेल, नारियल तेल या तिल्ली का तेल लेके मालिश करिएगा, फिर भाप का सिकाई करिएगा, और उसके बाद नाक में ड्रॉप्स डालिएगा। इन सभी का जितना हम प्रयोग करेंगे तो हमें जल्दी उसमें राहत मिलेगी। अभी जो नहीं करना है उसका आप ध्यान दीजिए। एक चीज, जो ठंडा पानी पीते हैं उन्होंने ठंडा पानी पीना बंद करना पड़ेगा। ठंडी चीजें यानी ठंडा चिल्ड क्या रहता है, कोल्ड ड्रिंक रहता है या फिर आइसक्रीम रहता है, या फिर खाना जो बनाते हैं बच जाता है वो अंदर रखते हैं फ्रिज में, और उसी को फिर गर्म करके खाते हैं या ऐसे ही खा लेते हैं, तो वो बासी खाना नहीं खाना है। खट्टी चीजों से परहेज रहना है। बहुत सारे लोगों को चॉकलेट्स की वजह से भी साइनस का प्रॉब्लम बढ़ता है, तो वो नहीं खाना है। और जितना हो सकता है रात को कभी भी दही नहीं खाना है। दिन में खा सकते हैं, वो भी अच्छी तरह से मत के। उसके एंटीडोट बताए हैं। दही के सेवन से बहुत ज्यादा कफ चिकनाहट बढ़ती है। दही वैसे गर्मी की ऋतु में अच्छा है, बूढ़े लोगों के लिए, पतले लोगों के लिए, जो बहुत बीमार रहते हैं, बहुत ही वीक है, उन लोगों के लिए अच्छा है। बाकी मोटे लोगों के लिए तो वो सूजन का लाना ही का कारण बन जाता है। इसके लिए खट्टी चीजों को परहेज रखना है। दही को अगर खाना ही है कभी किसी को तो दिन में खा सकते हैं, थोड़ा सा शहद डाल के खाइए, थोड़ा, या फिर थोड़ी सी काली मिर्च डाल के खाइए। दही को मूंग में दही डाल के खा सकते हैं। अदरवाइज हम दही को मथे बिना या उसकी लस्सी या पतली छाछ किए बिना नहीं खा सकते। ऐसे चम्मच से अगर दही खाया है तो सूजन उस व्यक्ति के शरीर में रहती ही है। इसलिए और बेकरी के प्रोडक्ट्स तो मैदे से ही बनते हैं। जितना चिकनाहट खाएंगे उतनी चिकनाहट शरीर में बढ़ती है। इसके लिए जितना हो सकता है उससे परहेज रखना बहुत जरूरी है। तो ये मेरा संदेश रहेगा आप सभी से। जिन जिन लोगों को साइनस की प्रॉब्लम है उनको अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाके उसका निजात हमेशा के लिए पाने के लिए अपनी प्रकृति परीक्षण करवा के एक ऐसी ही दवाई का हमेशा के लिए सेवन, भले आपको 2-3 महीने करना पड़े शायद, पर करते रहें, जिससे आपकी रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ जाए और फिर आपको बदलते हुए मौसम से कोई भी परेशानी न हो। धन्यवाद। यहाँ मेरा वक्तव्य मैं समाप्त करती हूँ। आगे आपको कोई भी शंका अगर रही तो ऋषिकूल पीठ के माध्यम से मैं आपको उत्तर दे सकती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आज के अपने इस सत्र के लिए। आपके द्वारा इस सत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। साइनस के लिए जो है आयुर्वेदिक उपचार कैसे किया जा सकता है,
और बहुत ही सुंदर व्याख्यान। आज के इस महासत्र को यहीं पर विराम दिया जाएगा। इसके लिए हम सभी लोग शांति पाठ करेंगे, कमर गर्दन सीधी करते हुए। तीन बार जो है गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। आज का ये महासत्र बहुत सराहनीय है, क्योंकि जैसा भी मौसम का बदलाव है, जिसके लिए बहुत सारे प्रदेशों में कह लीजिए कि आज इतना ज़्यादा लोग रोगग्रस्त हो रहे हैं, वायरल फीवर भी चल रहा है, प्रदूषण इतना ज़्यादा जो ये दिवाली के अंतर्गत हुआ, इससे बहुत सारे लोग परेशान हैं हर तरीके से। तो निश्चित है कि इस हमारे महासत्र से जो है लोगों को लाभ मिलेगा, और ये YouTube चैनल के माध्यम से भी यह वीडियो जारी किया जाएगा। इससे आप दोबारा से देख करके भी बहुत कुछ समझ सकते हैं। और अब मैं आमंत्रित करूँगा अनुपम कुमार जी को कि वो आएँ और डॉक्टर हिमा मैम का जो है धन्यवाद प्रेषित करें और आज के कार्यक्रम को विराम दें। धन्यवाद शुक्ला सर। और जैसा कि शुक्ला सर बोले कि आज का सेशन बहुत ही तरह, तो मैडम को एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद आज के सत्र के लिए। फिर मैडम से मिलेंगे इसी मंच पर कुछ दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। धन्यवाद। जी धन्यवाद।